हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती होंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, लंबे घने काले बाल कौन नहीं चाहता है। चाहे फीमेल्स हो चाहे मेल्स, दोनों ही चाहते हैं कि उनके बाल लंबे रहें, घने रहें, क्योंकि गंजा होना किसी को पसंद नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हेयर फॉल के बारे में और एंड में मैं आपके साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन डिस्कस करूंगी जो आपके हेयर फॉल को रोकने में आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हेयर फॉल होता क्या है। एक्चुअली क्या है कि जो हमारा हेयर है उसका एक स्टेज होता है, वो 3 फेजेस से गुजरकर अपनी स्टेज लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। जब उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हेयर जो है ऑटोमेटिकली निकल जाता है और उसकी जगह नया बेबी हेयर आ जाता है। ये प्रोसेस अगर नॉर्मली चलती रहे, यानी कि आपके 10 से 12 बाल रोज टूटे और नए बाल उनकी जगह आते रहे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको आप हेयर फॉल में कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि हेयर जो है वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई भी चीज जो है वो अमर रहेगी। हर चीज की एक साइकिल होती है, हर टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली गिर जाता है और उसके बाद उसकी जगह नए बेबी हेयर्स आते हैं। सेम ऐसे ही अगर आपके बाल गिर रहे हैं, उसकी जगह अगर नए बाल नहीं आ रहे हैं, या बाल जो है वो हद से ज्यादा गिर रहे हैं, यानी कि 10-12 की जगह रोज आपके 40-50-100 बाल गिर रहे हैं, तो आप इस चीज को कंसिडर कर सकते हैं हेयर फॉल में। तो हेयर फॉल जो है ये मेल्स और फीमेल्स दोनों को ही इक्वली इफेक्ट करता है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, अलग अलग रीजंस हैं जो मेल्स और फीमेल्स को इक्वली इफेक्ट करते हैं। लेकिन फीमेल्स में कुछ एक्स्ट्रा रीजंस हैं जो मेल्स की बजाय फीमेल्स में थोड़े से ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम डिटेल से जानेंगे कि फीमेल्स और मेल्स को अफेक्ट करने वाले हेयर लॉस, हेयर फॉल के जो प्रॉब्लम्स हैं उसके क्या क्या रीजंस हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे जो मेन कॉज होता है वो होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब है कि आपकी फैमिली टू फैमिली वो हिस्ट्री चली आ रही है, यानी कि आपके पापा 45 से 45 की एज में गंजे हो गए थे, उनके यहाँ से बाल उड़ गए थे, या सामने से आप पूरा सर से बाल उड़ गए थे, आपके फिर 30 की एज में गिर गए हैं या गिर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, उस टाइम जो हमारे फादर्स के टाइम का टाइम था, उस टाइम पोल्यूशन काफी कम था, उस टाइम का खान पान काफी अलग था। तो जो एज वाला टाइम पीरियड है वो थोड़ा थोड़ा डाउन होता जा रहा है। उनके अगर 40-45 में गिरे थे तो हमारे 20-25-30 में गिर सकते हैं। तो वो एक जेनेटिक रीजन है। जेनेटिक का ऐसा आप कोई रिजल्ट या कोई डायग्नोसिस करने के बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज वो जीन्स आप में आई हैं। लेकिन कुछ चीजें आप अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदल कर, कुछ दवाइयां, कुछ मेडिकेशंस लेकर, मैं बोलूंगी कि कुछ टॉनिक लेकर आप उस चीज को थोड़ा सा लेटर ऑन कर सकते हैं, यानी कि 20-25 की जगह आपके बाल जो है 40-45 में जाके फिर झड़े। तो फ्रेंड्स, ये हो गया एक जेनेटिक रीजन। जेनेटिक की वजह से जो हेयर फॉल होता है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। उसके बाद सेकेंडरी रीजन होता है डाइटरी रीजंस। डाइटरी में भी बहुत सारे रीजंस हैं। मान लीजिए आप अच्छी डाइट नहीं खा रहे हैं, उसके साथ ही आप मान लो वेट लॉस करना चाह रहे हैं। वेट लॉस में अलग अलग क्रैश डाइट वगैरह फॉलो करने के लिए दी जाती हैं। तो जब आप क्रैश डाइट फॉलो करते हैं तो उससे क्या होता है, आपको प्रॉपरली सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। तो उसकी वजह से भी आप में आपकी जो डाइट है वो गड़बड़ हो जाती है और उसकी वजह से फिर आपको हेयर फॉल होने लगता है। अगर आप प्रॉपर प्रोटीन इंटेक नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर वाटर इंटेक नहीं कर रहे हैं, तो भी एक रीजन हो सकता है आपके हेयर फॉल के लिए। उसके बाद थर्ड वन चीज रीजन जो है वो है आपका लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत लेथार्जिक है, आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल नहीं करते हैं, आपका फिजिकल स्ट्रेस, मतलब फिजिकल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप जानकर हैरान होंगे कि स्मोकिंग से भी हेयर फॉल होता है और बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद अगर आपका काम ऐसा है या आप बहुत रेगुलरली ट्रैवल करते हैं और हेलमेट वेयर करते हैं, या आप स्टाइल के लिए बहुत टाइट कैप या टाइट बैंडेज ऐसी चीजें यूज करते हैं, तो उनसे भी क्या होता है, आपको हेयर फॉल हो सकता है।
हेयर फॉल में क्या होता है, अगर आपने टाइट बैंडेजेस वगैरह इस्तेमाल किया तो उसकी वजह से ना आपकी रूट पुल होती रहती है कंटिन्यूली कोई भी चीज पुल होएगी तो ऑब्वियसली वो उसका जो रूट है वो वीक हो जाएगा और फिर उसका रिजल्ट होगा हेयर फॉल। उसके बाद है डिजीज। वैसे तो जनरली ये किसी भी डिजीज का सिम्टम नहीं है हेयर फॉल, लेकिन फिर भी कुछ डिजीज के साथ ही अकम्पनी करता है, जैसे कि थायराइड चाहे आपको हाइपरथायराइड हो या हाइपोथायराइड हो, तो दोनों ही टाइप ऑफ थायराइड में आपको हेयर फॉल हो सकता है। अगर आप एनीमिक हैं तो भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। उसके बाद अगर आपको इन्फेक्शन है लाइक रिंग वर्म है, डैंड्रफ है, सेबोरियल डर्मेटाइटिस है, उसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स। अगर आप मान लीजिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं, किसी मेडिसिन के अंडर कंटिन्यू काफी लंबे टाइम से उसको ले रहे हैं, तो कुछ मेडिसिन के जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी एक हेयर फॉल में हो सकते हैं। उसके बाद है रीजन कि अगर आपका एक्सपोजर जो है वो बहुत ही केमिकल एक्सपोजर है, यानी कि आप जहां भी रहते हैं या घूमते हैं या जॉब करते हैं वहां का जो पोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा है, वहां का जो एरिया है वो काफी केमिकल से भरा हुआ है, यानी कि जैसे कि आप जब घूम रहे हैं तो सन के एक्सपोजर में बहुत आ रहे हैं, तो और जहां आप रह रहे हैं बहुत ट्रेवल कर रहे हैं और जहां आप रह रहे हैं वहां का वाटर मान लीजिए बहुत हार्ड है, तो वो सारे रीजंस भी हो सकते हैं आपके हेयर फॉल के। उसके बाद मैं बात करूंगी कीमोथेरेपी। कई पेशेंट जो कैंसर से अफेक्टेड होते हैं वो लोग कीमोथेरेपी वगैरह ले रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकते हैं। हालांकि जब कीमोथेरेपी वगैरह बंद होती है तो धीरे धीरे वो हेयर फॉल जो हुआ होता है वो वापस से आने लगता है। उसके बाद केमिकल एक्सपोजर अगर आपका होता है, तो केमिकल एक्सपोजर का मतलब है कि मान लीजिए आपने केमिकल लगवा के स्ट्रेटनिंग करा लिया या वेविंग करा लिया, कर्ल करा लिया अपने हेयर्स, या केराटिन वगैरह आपने कराया, तो उन सब से भी हेयर फॉल हो सकता है। उसके बाद रीजन है कि फीमेल्स और मेल में थोड़े से जो डिफरेंसेस हैं उनकी बात करते हैं हम। वैसे तो हार्मोनल डिफरेंसेस मेल में भी आते हैं, कुछ हार्मोन्स का गड़बड़ होता है जैसे कि थायराइड वगैरह का, तो उनमें भी हेयर फॉल हो सकता है। फीमेल्स में कुछ अलग से हार्मोन्स गड़बड़ होते हैं तब ये दिक्कत थोड़ी ज्यादा हो जाती है, जैसे कि पीसीओडी यानी कि पेल्विक सिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो, या पीसीओएस हो, या फीमेल्स जो है बर्थ कंट्रोल पिल्स इस्तेमाल करती हो और लॉन्ग टाइम से इस्तेमाल कर रही हो, तो उनमें भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद है अगर फीमेल्स में मीनोपोज वाला स्टेज आ रहा हो, मीनोपोज का मतलब है कि उस टाइम 45 से लेकर 55 के बीच में जब उनके मीनोपोज हो रहे हैं, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बंद हो रही हो, उस दौरान भी हेयर फॉल बढ़ सकता है। या फिर प्रेगनेंसी के बाद जब वो बच्चा डिलीवर करती हैं तो उस दौरान भी हेयर फॉल थोड़ा सा बढ़ सकता है। उसके बाद हार्मोन्स की गड़बड़ तो फीमेल्स और मेल्स दोनों में ही इक्वली हो सकती है। फीमेल्स में थोड़े से अलग हो जाते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, तो हार्मोन्स जो है उनका डिस्टर्बेंस भी एक रीजन हो सकता है हेयर फॉल का। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपके साथ ना कुछ मिथ्स शेयर करना चाहती हूँ, जिससे लोगों में बड़ी भ्रांतियां फैली हुई है कि ड्रायर अगर आप यूज करते हैं तो उससे आपका हेयर फॉल बढ़ जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप ड्रायर यूज कर रहे हैं तो फिर आपका हेयर फॉल बढ़ जाएगा। ऐसे तो सारे हीरो हीरोइंस जो है वो खंचे हो जाते, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, अगर आप हेयर ड्रायर या कोई भी हेयर आयरनिंग अगर आप बहुत कंटिन्यू यूज करते हैं, उससे क्या होता है आपके बाल बार बार हीटेड हो रहे हैं। अगर आप उनकी प्रॉपर केयर नहीं करते हैं तो बार बार हीट लगने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, काफी कमजोर हो जाते हैं और साथ में क्या हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं। उसके साथ क्या हो जाता है, वो ड्राई हो जाते हैं, उनमें ना बहुत फ्रीजीनेस हो जाती है, तो वो बहुत अजीब से और बहुत गंदे से बाल हो जाते हैं। तो लेकिन ड्रायर की वजह से हेयर फॉल कभी नहीं होता है, लेकिन फ्रीजीनेस होने की वजह से, कंटिन्यू वीकनेस की वजह से धीरे धीरे वो गिरना शुरू हो सकते हैं। उसके बाद एक और मिथ है कि अगर आप हेलमेट पहनते हैं या हैट पहनते हैं तो आपका हेयर फॉल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने दिन में आधे घंटे या 10 मिनट 15 मिनट हेलमेट लगाया तो आपको, या आपने हैट का इस्तेमाल किया या बैंडेजेस लगाया तो आपको हेयर फॉल हो, नहीं। अगर आप हेलमेट बहुत लॉन्ग टर्म के लिए पहन रहे हैं, यानी कि पूरा दिन भर आप हेलमेट पहने घूमते रहते हैं 10 से 12 घंटे, उसके साथ ही आपका जो हेलमेट है वो बहुत टाइट है, उससे क्या हो रहा है, आपका जो बाल है वो खिंच रहा है, पूरा खिंचने की वजह से क्या होता है कि रूट जो पुलिंग ऑफ रूट्स होता है रेगुलरली, तो उसकी वजह से क्या होता है आपको हेयर फॉल हो सकता है। क्योंकि पुलिंग, किसी भी चीज को आप लगातार खींचेंगे तो ऑब्वियसली उसका रूट जो है वो वीक हो जाएगा, वो एक ना एक दिन फिर झड़ेगा।
तो सेम यही हेलमेट और हैट के साथ है। उसी के साथ एक और चीज होती है, जो फीमेल जो होती है वो अपनी बीड्स बनाती है, यानी कि चोटी बनाती हैं। अगर वो रेगुलरली फीमेल्स जो है वो बीड्स बनाती हैं, और अगर वो रेगुलरली टाइट बीड्स बनाए, बहुत रेगुलरली बहुत टाइट चोटी बनाए, तो उससे भी पुलिंग होती रहती है हेयर्स की। तो प्लीज अपने जो बालों की आप गुथ बनाते हैं, चोटी बनाते हैं, उसको थोड़ा सा लूज रखिए, क्योंकि कंटिन्यू पुलिंग की वजह से बाल वीक हो जाएंगे, उनकी रूट्स वीक हो जाएंगे, और बालों का हेयर फॉल जो प्रॉब्लम है वो आपको बढ़ सकता है या आ सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करते हैं तो उससे आप हेयर फॉल को कम भी कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ डाइटरी चेंजेस, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने के बाद ना आप अपने लाइफस्टाइल चेंज करके अपने हेयर फॉल को कम कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल हेयर फॉल होना यानी कि 10 से 12 बाल गिरना, इट्स वेरी नॉर्मल। उससे ज्यादा बाल जब गिरते हैं, 40 से 100 तक अगर आपके बाल गिरते हैं, तब हम उसको हेयर फॉल में कंसिडर करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो फ्रेंड्स क्या होता है, अगर आप अपने कुछ डाइटरी चेंजेस करते हैं, मान लीजिए आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, तो जब आप ट्रैवल करें तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि अपना शैम्पू वगैरह आप कैरी करें, ताकि आपको जो है हेयर फॉल का इशू थोड़ा सा कम हो जाए। उसके बाद सन एक्सपोजर वगैरह उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। उसके साथ ही टाइट हेलमेट या टाइट हैट्स या टाइट बैंडेजेस वगैरह ना पहने, सर में टाइट हेयर बैंड्स ना लगाएं। ये सब चीजें आप अवॉइड करके भी थोड़ा सा अपना हेयर फॉल से बचा जा सकता है। उसके साथ ही अगर मान लीजिए आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उसके साथ ना आपको मैं एडवाइस करूंगी कि आप योगा, मेडिटेशंस और फिजिकल एक्टिविटीज को थोड़ा सा बढ़ावा दीजिए, थोड़ा सा करना शुरू कीजिए। उससे क्या होगा, आपको मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस जो है उनका लेवल कम हो जाएगा। उनका लेवल कम होगा तो आपको हार्मोनल्स का जो इम्बैलेंस है वो भी काफी हद तक आपका अपनी स्टेज में वापस आने लगेगा। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि फीमेल जो है जो बर्थ कंट्रोल पिल्स इस्तेमाल करती हैं, उनमें ये होता है, तो उनके लिए ये एडवाइस है कि आप बर्थ कंट्रोल पिल्स की जगह और भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो आप ट्राई कर सकती हैं। तो आप उसके बारे में डिटेल से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं मैं इस बारे में एक वीडियो बनाऊं, तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि मैं इस बारे में वीडियो बनाऊं या अगली किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो मैं जरूर उसी टॉपिक पे वीडियो बना के आपसे शेयर करूंगी। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि अगर आप प्रोटीन थोड़ा सा ज्यादा लेते हैं, आप डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़े से ज्यादा लेते हैं, तो उस सब को खाने पीने से भी आपका हेयर फॉल को कम किया जा सकता है। हेयर फॉल को कम करने के लिए कुछ डाइट्स हैं जो आप फॉलो करेंगे तो आपका हेयर फॉल कम हो सकता है। तो वो डाइट जो है मैं डिटेल से आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी और फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब हम बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। फ्रेंड्स क्या होता है, एक विजाल अल्फा गेन टॉनिक आता है, यानी कि एक माल्ट आता है, विजाल अल्फा गेन माल्ट, जो एक डाइटरी सप्लीमेंट है। वैसे तो इसके बहुत सारे जो है टॉनिक के फायदे हैं, जैसे कि आपको स्लीपीनेस हो रही है, नर्वसनेस है, एंजाइटी है, या आपका एपेटाइट कम है, तो उन सब चीजों का ये ट्रीटमेंट है। लेकिन स्मार्ट का काम क्या है कि ये ना आपकी जो डाइट से कंप्लीट नहीं हो रही है आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट, उन सारे न्यूट्रिएंट्स का एक ये सप्लीमेंट है। उसके बाद है विस्बेडन 30 पोटेंसी। विस्बेडन की जो 30 पोटेंसी ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार अगर आप लेते हैं तो आपको हेयर फॉल अगर ज्यादा है तो कम हो जाएगा, और अगर आपका बाल निकल गया बिल्कुल, रूट एलोपेशिया हो गया, एलोपेशिया मतलब हेयर लॉस हो गया है वहां पे, तो वहां पे धीरे धीरे बाल आने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। तो विस्बेडन की 30 पोटेंसी 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली टंग पे इस्तेमाल करें दिन में 3 बार। उसके बाद आपसे मैं बात कर रही हूँ R89 जो है डॉक्टर रेकवेक की कॉम्बिनेशन है। R1 से लेकर 89 तक है, वो डिटेल से मैं आपको एक एक करके सारी बताऊंगी, लेकिन आज मैं बता रही हूँ आपको R89 के बारे में। R89 जो है उसका बहुत सारे फायदे हैं हमारे बालों में। बालों का गिरना कम करा सकता है ये। अगर आपको एलोपेशिया हो गया है तो ये उसको भी हेल्प कर सकता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि इससे आपका एलोपेशिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एलोपेशिया के बारे में मैं डिटेल से एक और वीडियो बनाऊंगी। एलोपेशिया को ये कम करने में थोड़ा सा हेल्प कर सकता है। उसके साथ ही अगर आपके बाल थिन हो गए हैं तो उनकी डेंसिटी को इम्प्रूव कर सकता है ये। उसके साथ ही अगर आपके अर्ली ग्रे हो रहे हैं, जल्दी आपके बाल सफेद हो रहे हैं,
तो ये उसको भी ठीक करने में काफी हेल्प करता है। तो R89 डॉक्टर रेकवर्क का जर्मन ड्रॉप से R89, इसकी 15-15 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम अगर आप 1/4 ल्यूक वार्म वाटर में लेते हैं तो इससे आपका जो हेयर की प्रॉब्लम है वो काफी हद तक सॉल्व हो जाती है। उसके साथ ही मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आप R89 को एज ए टॉनिक भी यूज कर सकते हैं, एज ए प्रिकॉशन भी यूज कर सकते हैं। अगर आप R89 लेते रहेंगे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। इसको आप दिन में सिर्फ एक बार लें, अगर आप इसको एज ए प्रिकॉशन यूज कर रहे हैं तो दिन में एक बार लेने से क्या होगा, आपको जो हेयर फॉल वाली प्रॉब्लम है उससे सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप ट्रैवल वगैरह बहुत ज्यादा करते हैं, आपका वाटर बार बार बदलता है या शैम्पू बार बार बदलता है, सन एक्सपोजर ज्यादा है, तो आपको पता है कि आपका हेयर फॉल अभी नहीं हो रहा है लेकिन हो सकता है, या आपको जेनेटिक्स की प्रॉब्लम है कि आपके पापा के जल्दी बाल झड़ गए थे या उड़ गए थे, तो आपको भी वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इससे मैं आपको शेयर करूंगी कि वो सारी प्रॉब्लम भी आप इसको एज अ प्रिकॉशन यूज करके दूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।